नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरी शहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वह सिर्फ 12 साल का था। मैं माँ गई। अब मैं उसे रोज़ स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आई और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं यह देखकर डर गई कि वह मेरा पुराना है घर वापस आ गई। लेकिन यह बात मेरे देवर को पता चल गई और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वह भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की। तो मैं समझ गई कि वह मुझे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज़। लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझे कहा मेरी शादी को अभी चौथा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ही खराब हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जब किसी काम से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वह मुझे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना, और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया। और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं उसे खुद स्कूल छोड़कर आई और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आई। स्कूल में मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा था। लेकिन मेरे पति ना जाने क्या परेशानी थी, वो ये बात समझते ही नहीं थे कि उनके भाई को बड़ा हो जाना चाहिए, खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तब भी वह भाई को ऐसे छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने भी अपने देवर का ख्याल ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वह कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो मेरा पुराना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर यह यहाँ कैसे? और वह जिंदा सही सलामत मेरे सामने खड़ा था। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूं ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वह इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वह तो एक हाथ से मैं इस दुनिया में, मुझे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और मैं मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूट गए थे। मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरे नीचे कर लिया ताकि उसे मेरे राज पता न चल जाए। वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया, मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि मेरे देवर के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि यह कोई 12 साल का लड़का है। वह बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बैठी थी तो मेरे जिस्म का अपने ही उससे एहसास दिलाया कि मैं तो बहुत बुरी तरह से कम रही हूँ। मेरे लिए यह बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक बार साल के लड़के की बात कर गई। लेकिन मैं क्यों डर गई? मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस तरह से अपने देवर से डरूं। मैं खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया। फिर ये सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मेरा देवर भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और घर के कोने में जाकर, अब घर में जब 2 ही लोग होते तो क्या ही कम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही, अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पति कहीं कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के हों उसे घर में अपनी बेटी की शादी कम भी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक ही मनी थी और मेरी शादी वहाँ पर कर दी। मुझे अपने पापा की वह बातें बहुत ज़्यादा याद आई हैं कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब मेरे पति से हुई तो वह मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहले वाली नौकरी छोड़ चुके थे। और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो
ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वह जब शुरू से स्कूल में शहर से बाहर जाते थे तो वह जल्दी ही घर वापस आ जाते थे। वहाँ रात को वापस आ जाते, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा दोनों के ही जाना था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उसे यही कहा था कि जान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं है जिसके लिए मैं उन्हें मना कर लूँ, इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूँ। भाभी और बहाने सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसको अपने पास बुलाती? इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर से बाहर गुजरेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वह वहीं पर खड़ा था और मुझे देखकर रह गया। यह बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे स्कूल के माता पिता मीटिंग थी। अब बेचारी सौतेली ही नहीं थी, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर गई, वह मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट वही थी जो कुछ साल पहले थी। यह सब कुछ ऐसा ही था, वह बिल्कुल भी तो नहीं बदला था। इसके अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। वह बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद डर चुकी थी। वह पता नहीं कितने डर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। अभी देवर उस सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाए। उसने बोला, सर यह मेरी भाभी है। मेरे देवर ने मेरा इंट्रो करवाया। वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी था, क्योंकि मैं फिर से अपने अतीत के में जा चुकी थी। उसकी नज़रों से पता नहीं क्या समझ गया थी। मैंने उस थोड़ी बहुत बात की और फिर मैंने मेरे देवर को कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगवा लिया। मेरे खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, वह भाभी आप मेरे साथ रोज़ ये आया करें, सर ने आज बहुत मौज करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाला दिए और फिर उठकर वहाँ से मेरे देवर के साथ काफ़ी डर के बाद वहाँ से घर वापस चल पड़ी। उसका वही सर मेरे पीछे आ गया। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर मेरे देवर को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अमन घर पर आ गया और खाने लगा। अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उसे कहा कि क्या बात है मेरे देवर, किस बड़े बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर के बारे में बात कर रहा था, कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं उन्हें पहले से। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं तो नहीं जानती उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा भाभी लेक्स क्यों इतनी ज़्यादा घबरा रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ, वह पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पड़े गिलास की थरथराहट की वजह से वह महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वह मुझसे परतानी काष्ट हुए हंस और खाने लगा कि भाई यहाँ नहीं तो क्या बात सर, है ना? उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वो मुझे खाने लगा कि यह तो मुझ में पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखूं। लेकिन भाभी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर, मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही हैं। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। आप देखे कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा डर गई और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्तें मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हराश रह गई। मेरे देवर ने, तुमसे जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें मेरे ही जुड़े हुए हाथों की तरफ देखे भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पूरी होने के बाद, और वह शर्त आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस कम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों तो मैं ज़रूर बता दूंगा, या कल आप इतनी बेचैन ना हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। अगर मैंने हिम्मत की और अपने काम किया इस पर मेरे पति की कॉल आई और मेरा जिस बहुत बुरे तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद उसने
मेरे पति को सब कुछ बता दिया। बहुत डर रही थी। बजाने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोल कर खुद ही बैंड हो गया। मेरा देवर पूरा दिन बाहर चला गया था। आया तो मैं उसका इंतजार कर रही थी। वो मुझे खाने की भाभी शर्तों में आपको परसों ही बताऊंगा। और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसलिए आप खाकर अपने कमरे में सो जाना। भाई कल या परसों आ जाएंगे। वो इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाज करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में रही। मैं ढंग से ना सो सकी और ना ही पी सकी। अनजान मुझे ऐसा ही क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहे हैं। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर आवाज़ भले पहले से और ज़्यादा आने लगी। तो मैंने अपने कमरे की दीवार के सुर्ख में से बात सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे से मेरा देवर एक औरत के साथ बैठा हुआ था। वो औरत उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चल रहा था। पहले तो मेरा दिल कर रहा कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि जी ना सके, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परेशान करने लगी कि देवर बहुत ज़्यादा चालाक है। यह ना हो कि मेरी जान से पहले यह इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किया जो करने की ना करे तो कुछ नहीं कर लिए। इसलिए मैंने एक दो दिन इंतज़ार करने का सोचा कि मैंने इससे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। खैर बहुत ही मुश्किलों से यह रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था, तो उसके स्कूल की छुट्टी थी। इसलिए मैं भी बेफिक्र से सो रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर देवर को जगाया और एकदम हड़बड़ा के उठ गया और खाने लगा कि भाभी कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम करने देती। गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, वो खा लेना। मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर भी मुझे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। माहौल पर बैठा मैं और साथ ही जमाई के ऊपर जमाइयाँ लेने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब हो ले गया और खाने लगा। भाभी रात को जगाना तो आपका काम है, किसी की यादों में भला मासूम सा बच्चा क्या करूँगा? रात को जाकर मैं इसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात न कर सकी। वह बहुत ही मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया है तो वह मुझे कहने लगा, भाभी मेरी बात सुन, आप यूँ ही ना डर जाएं। बहुत अच्छी हैं आप, और आप मेरी शर्त सुनिए। मैं एक शर्त पर भाई को यह बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी एक बात मान लेंगी तो। और इसके बाद मेरे देवर ने जो भी कुछ कहा मुझे सुनने की हिम्मत में कहाँ से आई। मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वो बात सारी मेरा भगवान ही जानता है। मैंने कहा, आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? यह बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से आ रहे थे। मैं लगातार उसको देखे जा रही थी कि शायद वह अपनी कहानी बात पर शर्मिंदा हो जाए, यह समझना के काबिल हो जाए यह मेरी भाभी ही नहीं, यह तो मेरी माँ समान है। मैंने उसे मऊ की सलूक किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सके क्या? वह कभी भी नहीं समझते। इसलिए इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी। उससे कहा, तुम्हें अंदाज भी है कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाज है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये तो बिल्कुल इस बात की आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो फंसती हूँ, और अगर मान लेती हूँ तो भी फरमाती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने सोच लिया कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू और मेसी आंखों में बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कर रह गई, भगवान मेरी मदद कर दे। मैं क्या करूं? मैं वहीं किचन में स्टॉल पर बैठ गई कि आखिर मैं यह शर्त कैसे मानूं? मैं क्या करूं? मैं ये सोचती ही रही, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी। और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ और। मैं बस वहीं किचन में बैठी रोती होगी। कहानी बाहर जा चुका था मेरे दिल के, इसलिए नफरत ही निकाल रही थी कि इतना सा लड़का मेरे साथ दिन रात सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अकल दे। अभी इसे बाहर गए हुए कुछ ही डर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा, भाभी आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, यह सब तुम क्या कह रहे हो? किस बात का बदला तुम मेरे से ले रहे हो? भाभी जी, आकर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग कर सकता है? इसे एक बात से शैतानियाँ झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नाच कर दूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि इसे सब होश आ जाए। खाने लगा, भाभी जी फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी? मैं तो दुआ ही कर रही थी, भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी करूंगा
क्योंकि इस रात ने मेरे मुंह पर कलंक मिसाल देनी थी, क्योंकि इस कलंक की स्याही में कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा छाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही कि मैंने देखा दिन ढल रहा है, मतलब कि रात होने वाली है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बज गए और मैं खाना बनाने लगी। और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, इसलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही हाथ जोड़ के खड़ी रही। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर मेरा देवर ही था। उसके पास घर के डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे पर खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस उसकी आवाज़ आई कि भाभी, आप अपने लिए खुद की मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं। आपको अपना खुद एहसास नहीं है तो कोई आपका एहसास किस तरह से करेगा। वो काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देख लूँगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने देवर से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसने मुझे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि यह किन के मन में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान के लोग के साथ, क्योंकि उसके जितनी उम्र की वह बहुत ही बड़े काम कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और रास्तों में बादल बादल कर चल रही हूँ। मैं उसके स्कूल पहुँची तो मैंने गार्डन में पूछा कि वह मुझे खाने लगा कि हाँ, वो तो पहुँच गया। मैं कुछ महीने होकर घर की तरफ लौट आई हूँ। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो सर हर्ष मुझे रास्ते में मिले और मुझे कहने लगे कि तूने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया। वह मुझे उसमें था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो तेज़ चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना चाहिए। और अब जब मैं अपने घर बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो तुम मुझे यह सब बातें क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये तुम्हारी भूल है। मैं उससे जल्दी से सुनकर और तेज़ी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में मेरे पति खड़े थे, लेकिन वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वह थके हुए थे, लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई। वो जल्दी मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए।